तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज आपकी क्लास 11th की इंग्लिश की जो बुक है स्नैपशॉट, उसका पहला चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, सुंदर सफ़ेद घोड़े की ग्रीष्म ऋतु। लेखक कौन है? विलियम सैरोयन। इस कहानी को हम देखेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत कहानी है, बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है और इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये कहानी दो लड़कों के बारे में है, दो चचेरे तहेरे भाई हैं और कैसे हम देखते हैं कि उनकी जो इच्छा है, वो है तो गरीब, मगर वो एक सपना देखते हैं कि वो घुड़सवारी करेंगे और इसी चक्कर में वो उनमें से एक लड़का एक घोड़े को चुरा लेता है। फिर दोनों उस घोड़े के साथ घुड़सवारी करते हैं, घुड़सवारी सीखते हैं, लेकिन जिसका घोड़ा वो चुराते हैं फिर उसको वापस भी कर देते हैं, क्योंकि वो बच्चे हैं। उनका ऐसा मानना है कि जब तक हम घोड़े को बेचकर उससे पैसे नहीं ले लेते तब तक ये चोरी चोरी नहीं है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह की कहानी दी गई है। तो देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये कहानी अर्मीनिया के दो गरीब लड़कों के बारे में है। अर्मीनिया एक जाति, उसके दो गरीब लड़कों के बारे में है। और अर्मेनिया, हाँ, वे एक ऐसी जनजाति में उत्पन्न हुए थे जिनकी विशिष्टता विश्वास और ईमानदारी थी। मतलब वो जिस फैमिली ट्री के लोग हैं, मतलब उनके जो खानदान के लोग रहे हैं, वो हमेशा दुनिया में किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? विश्वास के लिए और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। जबकि ये कहानी जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वो बेईमान होते दिखाई दे रहे हैं, पर अंत में हम पाते हैं कि वो बेईमान नहीं है, बल्कि वो बिल्कुल सही हैं। अब देखिए, तो अतीत के अच्छे दिनों की बात है। लेखक कह रहे हैं कि अतीत के अच्छे दिनों की बात है। दुनिया भव्यता की प्रत्येक कल्पनीय प्रकार से ओतप्रोत थी, यानी कि दुनिया खूबसूरत थी। जीवन एक सुखद और रहस्यमय सपना बना हुआ था। मैं जब 9 वर्ष का था, ठीक, लेखक कह रहे हैं कि मैं जब 9 वर्ष का था कि एक दिन मेरा चचेरा भाई मुराद, तो वो कह रहे हैं कि मेरा चचेरा भाई मुराद प्रातः यानी सुबह 4 बजे मेरे मकान पर आया, मेरे घर आया और मेरे कमरे की खिड़की पर थपथपाकर उसने मुझे जगाया। मेरे सिवाय प्रत्येक व्यक्ति जो मुराद को जानता था उसको उन्मादी समझता था, यानी मेरे अलावा मैं उसको अच्छा मानता था। अपने तहेरे चचेरे भाई को क्या बोल रहे? देखिए, मेरा चचेरा भाई मुराद, यानी कि मैं तो अपने चचेरे भाई मुराद को अच्छा मानता था, लेकिन मेरे अलावा जो भी कोई मुराद को जानता था वो उसे उन्मादी समझता था, मतलब शैतान समझता था। उसने कहा एरम, यानी इसका ये जो है 9 वर्ष के जो हैं, इनका नाम क्या है सर? एरम। तो वो उसने आवाज़ दी, किसने? मुराद ने आवाज़ दी एरम को, और कहा, वो कह रहे हैं लेखक कि मैं बिस्तर से कूदकर बाहर आया और खिड़की से मैंने बाहर देखा। जो मैंने देखा उस पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। क्या देखा उसने? मुझे अभी सुबह हुई नहीं थी, मतलब सुबह होने वाली थी, पर ग्रीष्म का मौसम था, यानी गर्मियों के दिन थे, और पों फटते ही दुनिया के कोने कोने में काफ़ी प्रकाश हो गया, यानी धीरे धीरे सूर्य अब निकलने वाला है, तो प्रकाश थोड़ा सा हो गया था। मैं जान गया कि मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। मेरा चचेरा भाई एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर सवार था। ये देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि मैंने खिड़की से सिर हटाया और अपनी आंखों को मला, अपने हाथों से अपनी आंखों को मला कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। उसने अर्मीनिया की भाषा में कहा, ये जिस जनजाति से आ रहे हैं, अर्मेनिया जनजाति, उसने अर्मेनियन भाषा में कहा कि यह एक घोड़ा है, तुम सपना नहीं देख रहे हो, यदि तुम सवारी करना चाहते हो तो जल्दी करो। तो मुराद ने घोड़े पर बैठे बैठे कहा कि भैया तुम सपना नहीं देख रहे हो, अगर घुड़सवारी करना चाहते हो तो जल्दी से बाहर आ जाओ। दुनिया में जो लोग गलती से पैदा हुए हैं, मैं जानता था कि मेरा चचेरा भाई मुराद उसने सबसे ज़्यादा जीवन का आनंद लेता था, यानी कि दुनिया में जो लोग गलती से पैदा हुए हैं, ये एक तरह का कटाक्ष है। मैं जानता हूँ कि मेरा चचेरा भाई मुराद उनसे सबसे ज़्यादा जीवन का आनंद लेता था, पर ये मेरे विश्वास से भी परे था। मगर ठीक है, वो मस्ती करता है मुराद, मगर आज वो एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठा है, ये बात ज़रा विश्वास करने से थोड़ी सी मेरे लिए मुश्किल हो गई थी। तो आगे क्या हुआ कि पहले स्थान पर तो ये पहली बात तो ये है कि मेरी सबसे पहली स्मृति घोड़ों के बारे में थी और मेरी सबसे पहली चाह घुड़सवारी थी। बच्चा है चल छोटा, तो वो कह रहा है कि मैं 9 साल के जब थे
तो मेरी इच्छा क्या थी कि मैं घुड़सवारी करूं। दूसरे स्थान पर हम गरीब थे, तो घुड़सवारी करने की इच्छा तो थी मगर गरीब थे। इस भाग्य के फलस्वरूप मैं अपने देखे पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। यानी इसीलिए मैं अपने देखे पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुराद है तो चचेरा भाई, वो भी गरीब है, तो उसके पास घोड़ा कहाँ से आ गया। चलो ये तो ठीक है, हम घुड़सवारी करना चाहते हैं, मगर घोड़ा आखिर आ कहाँ से गया। हम गरीब थे, हमारे पास धन नहीं था, हमारी पूरी जनजाति गरीबी का शिकार थी। गारोलेनियन परिवार, ये उनके परिवार का नाम है, सरनेम जिसको कह रहे हैं। तो परिवार का प्रत्येक सदस्य, गारोलेनियन परिवार का प्रत्येक सदस्य दुनिया में बहुत आश्चर्यजनक और मन बहलाने वाली गरीबी में रह रहा था। मतलब किसी तरह से बस लोग जिए जा रहे थे, कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि परिवार के वृद्धजन भी नहीं जानते थे कि हम अपना पेट भरने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त धन कहाँ से प्राप्त करें। यद्यपि हम ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि लगभग 11 शताब्दियों, 1100 सालों से हम अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध चले आ रहे थे, जबकि हमारा परिवार दुनिया में, जैसा हम सोचते थे, सबसे धनी था। हमें ऐसा लगता था कि हम सबसे अमीर हैं, जबकि दुनिया की नज़रों में हम सबसे ज़्यादा ईमानदार थे और गरीब थे। ईमानदारी के लिए हम प्रसिद्ध चले आ रहे थे, जबकि हमारा परिवार दुनिया में जैसा हम सोचते थे सबसे धनी था। हम स्वाभिमानी पहले स्थान पर थे, दूसरे स्थान पर हम स्वाभिमानी पहले स्थान पर थे और ईमानदार दूसरे स्थान पर थे। तो ये उनकी खासियतें थी दो। उसके पश्चात हम सही और गलत में विश्वास करते थे। दुनिया में हम में से कोई भी किसी से भी फ़ायदा नहीं उठाता था, चोरी करने का तो प्रश्न ही नहीं था। ये सारी बातें आरम के दिमाग में आ रही हैं कि यार ये आखिर हो कैसा गया। जब भी देखिए अचानक हमारे सामने कोई घटना घटती है तो हमारे दिमाग में ना जाने कितने विचार तुरंत थोड़ी सी देर के अंदर आ जाते हैं। तो वैसा ही आरम के साथ हो रहा है, मुराद को घोड़े पर बैठा हुआ देखकर। फलतः यदि मैं घोड़ा देख रहा था वो बहुत शानदार था। फिर उसने नज़र दौड़ाई घोड़े पर, घोड़ा सुंदर था, मुझे उसकी गंध आ रही थी, वो बहुत सुंदर था, मैं उसको सांस लेते हुए सुन रहा था, वो बहुत उत्तेजक था, मतलब उसमें बहुत शक्ति थी। मैं ये विश्वास नहीं करता था कि किसी भी दशा में मेरे चचेरे भाई मुराद से या मुझसे या हमारे परिवार के अन्य सदस्यों से घोड़े का कोई संबंध है, क्योंकि मैं तो जानता हूँ कि भाई ना तो मैं खरीद सकता हूँ, ना मुराद खरीद सकता है, ना ही हमारे ख़ानदान में कोई दूसरा खरीद सकता है, क्योंकि हमारी हैसियत नहीं है कि हम घोड़ा खरीद पाएँ। मैं जानता था कि मेरा चचेरा भाई मुराद घोड़ा खरीद नहीं सकता था, और अगर वो उसे खरीद नहीं सकता था तो यह चुराया होगा। तो मेरे मन में विचार आया कि भैया ये घोड़ा उसने फिर चुराया होगा। मुझे विश्वास नहीं था कि उसने ये घोड़ा चुराया, मुझे यकीन नहीं हो पा रहा था। गैरोलेनियन परिवार का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता। देखिए कितने सारे विचार उसके दिमाग में दौड़ रहे हैं इतनी सी देर में। पहले मैंने अपने चचेरे भाई को टकटकी लगाकर देखा और फिर घोड़े को देखा। उन दोनों में पवित्र शांति और मनोवस्था थी, मतलब दोनों एक दूसरे को जैसे कब से जानते हूँ। इससे एक और मुझे प्रसन्नता हुई, दूसरी ओर डर भी लगने लगा। मैंने कहा, मुराद तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया? आखिर सीधे सीधे उसने पूछ ही लिया अपने भाई से। उसने कहा, यदि देखो तुम सवारी करना चाहते हो तो जल्दी से खिड़की के बाहर कूद आओ। तब ये बात सत्य थी। मतलब अब देखिए क्या हुआ, उसने पूछा कि भाई घोड़ा तुमने कहाँ से चुराया, लेकिन उसने बात काट के क्या कहा मुराद ने घोड़े पर बैठे बैठे कि देखो अगर तुम सवारी करना चाहते हो तो इधर उधर की बातें मत करो, जल्दी से बाहर आ जाओ। तो तब ये बात सत्य हो गई। मतलब बात काट रहा है सामने वाला, तो मतलब कहीं ना कहीं बात गड़बड़ है। उसने घोड़ा चुराया था, ये बात सत्य हो गई। इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं था, मतलब अब मुझे कोई शक नहीं था कि उसने घोड़ा चुराया या नहीं चुराया। वो मुझे आमंत्रित करने आया था। ये मेरी इच्छा थी कि मैं सवारी करूं या ना करूं। ठीक है, सवारी करने के लिए घोड़ा चुराना कोई धन चुराने जैसी बात नहीं है। देखिए यही वो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि उनके लिए घोड़ा चुराना कोई ऐसी चोरी नहीं है जो धन चुराने की चोरी है। मैं जो जानता था कि शायद वो चोरी करना बिल्कुल भी ना हो, मतलब घोड़ा हमने किसी का ले लिया कुछ दिन के लिए, तो ये भैया कोई चोरी नहीं हुई। ठीक, ऐसा वो मानते हैं। आगे क्या कह रहे हैं देखिए, आगे वो लिख रहे हैं, लेखक आगे कह रहे हैं कि यदि आप घोड़ों के बारे में उन्मादी हैं, मतलब आप घोड़ों का शौक रखते हैं जैसे मेरा चचेरा भाई मुराद और मैं थे, तो ये चुराना नहीं था। जब तक हम घोड़े को बेचने का प्रस्ताव नहीं करते तब तक वो चुराना नहीं होगा। स्वभावतः मैं जानता था कि हम घोड़े को कभी भी बेचने का प्रस्ताव नहीं करेंगे, हम उसे कभी नहीं बेचेंगे। मैंने कहा, मुझे कुछ कपड़े पहनने दो, और मैंने कहा कि भाई मैं कपड़े पहन के बाहर आता हूँ। ये सारी बातें दिमाग में एकदम चली, और उसके बाद आरम तैयार हो गया कि भैया मैं कपड़े पहन के आता हूँ, मुझे भी घुड़सवारी करनी है। अब देखिए आगे क्या हुआ। उसने कहा, ठीक है, पर ज़रा जल्दी करो। मैंने अपने कपड़ों पर झपटा मारा और उनको पहना। मैंने खिड़की से आंगन में छलांग लगाई और मैं उछलकर अपने चचेरे भाई मुराद के पीछे घोड़े पर बैठ गया। हम उस वर्ष कस्बे के छोर पर
वॉलनट एवेन्यू, ये जगह का नाम है, वॉलनट एवेन्यू में रहते थे। यानी वो कहाँ रह रहे हैं? कस्बे के छोर, यानी किसी छोटे शहर के किनारे पर कोई जगह है जिसका नाम है वॉलनट एवेन्यू में रहते थे। हमारे मकान के पीछे गांव था और अंगूरों के खेत थे, फलों के बगीचे थे, सिंचाई की नालियाँ थीं और गांव की सड़कें थीं। 3 मिनट भी नहीं हुए थे, हम ओलिव एवेन्यू पर थे। यानी रहते कहाँ थे? वॉलनट एवेन्यू पर, लेकिन 3 मिनट के अंदर वो कहाँ पहुँच गए? ओलिव एवेन्यू पर पहुँच गए। और तब घोड़े ने दुलकी चलना शुरू कर दिया, मतलब घोड़े ने तेज़ी से दौड़ना शुरू कर दिया। हम नई और सुंदर हवा में सांस ले रहे थे। यह अनुभव कि घोड़ा दौड़ रहा है आश्चर्यजनक लग रहा था। मेरा चचेरा भाई मुराद, जिसको हमारे परिवार के उन्मादी सदस्यों में से एक जाना जाता था, गाना गाने लगा। मेरा तात्पर्य है कि वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। प्रत्येक परिवार में कहीं ना कहीं उन्मादी तत्व है और मेरे चचेरे भाई मुराद को हमारी जनजाति के उन्मादी तत्व का स्वाभाविक वंशज समझा जाता है। देखिए, किसी न किसी परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति एक ऐसा होता है जो थोड़ा अलग होता है। तो वैसा ही वो कह रहे हैं कि मुराद जो मेरा चचेरा भाई था वो ऐसा ही था। उससे पहले में ऐसे व्यक्ति हमारे चाचा खोसरो थे। देखिए, यानी मुराद से पहले इस तरह का जो बिहेव करते थे वो कौन थे? चाचा खोसरो थे। वे भारी भरकम शरीर वाले, यानी कि मोटे ताजे थे, काले बालों वाले, शक्तिशाली सिर वाले और सैन जोकिन बैली में सबसे बड़ी मूछों वाले व्यक्ति थे। यानी कि पूरे इलाके में सबसे बड़ी मूछें उनकी थी। वे इतने अधिक नाराजी मिजाज वाले व्यक्ति थे, चिड़चिड़े और उतावले व्यक्ति थे कि अपनी दहाड़ से किसी भी व्यक्ति को बोलने से रोक देते थे। उनका तकिया कलाम क्या था कि कोई हानि नहीं, इस ओर ध्यान ना दो। वो हमेशा हर बात पे यही कहते थे कि भैया ये कोई नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। बस वे ऐसा कहते थे, उसके आगे कभी कुछ नहीं कहते। चाहे कोई व्यक्ति कोई भी बात करे, वो हर बार यही कहते थे कि भैया ये कोई नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। एक बार क्या हुआ, अब चाचा खोसरो के बारे में हमें पता चल रहा है कि एक बार उनका अपना पुत्र एरक, जिसका नाम था, 8 ब्लॉक पार करके दौड़ता हुआ नाई की दुकान पर आया, जहां पिताजी यानी चाचा खोसरो नाई से अपनी मूछें हल्की करवा रहे थे। उसने अपने पिताजी से कहा कि उनके मकान में आग लग गई है। यह व्यक्ति, जिसको खोसरो कहते हैं, कुर्सी पर बैठा रहा और दहाड़ा। समझ रहे हैं? चाचा खोसरो एक दिन नाई से अपनी मूछें ठीक करा रहे हैं, वहाँ उनका बेटा आया और वो कह रहा है कि पिताजी घर में आग लग गई है। लेकिन ये आदमी कुर्सी पर बैठा रहा और दहाड़ा, और उसने क्या निकाला अपने मुंह से शब्द कि कोई हानि नहीं हुई, इस ओर ध्यान ना दो। नाई ने कहा, पर आपका पुत्र कहता है कि आपके मकान में आग लग गई है। अतः खोसरो दहाड़े फिर से कि बकवास मत करो, मैं कहता हूँ ना कोई हानि नहीं हुई है, तुम अपना काम करो। ले भैया, घर में आग लग गई और वो कह रहा है कि कोई हानि नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है। तो इस तरह का मिजाज था चाचा खोसरो का। तो मेरा चचेरा भाई मुराद उस व्यक्ति का स्वाभाविक वंशज समझा जाता था। यानी कि लोग कहते थे कि मुराद जो है ना सर, उसके अंदर किसके गुण आ गए हैं? चाचा खोसरो के गुण आ गए। यद्यपि मुराद का पिता तो जोराब था, मुराद के पिता का नाम तो जोराब था, चाचा खोसरो अलग व्यक्ति थे जो व्यवहारिक होने के सिवाय कुछ भी नहीं था। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि शरीर के रूप में तो मुराद जो था वो जोराब का बेटा था, मगर उसके अंदर जो गुण छुपे हुए थे वो किसके छुपे हुए थे? वो चाचा खोसरो के थे। ऐसी विशेषता हमारी जनजाति की थी। एक आदमी अपने पुत्र के शरीर का बाप हो सकता है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वो उसकी आत्मा का भी बाप हो। जो बात मैंने अभी आपको समझाई वो ये है कि ठीक है, शरीर के रूप में पिता वो थे जोराब, लेकिन स्वभाव से वो किसकी तरह था? चाचा खोसरो की तरह था। हमारी जनजाति के विभिन्न प्रकार की आत्मा का वितरण उस समय से था जब वो मनमोजी और घुमक्कड़ थी। यानी कि हमारी जनजाति हमेशा से मनमोजी रही है, घुमक्कड़ रही है, हम ऐसे ही लोग रहे हैं भैया हमेशा। आगे क्या हुआ कि हम सवारी कर रहे थे और मेरा चचेरा भाई जा रहा था। ठीक, चचेरा भाई जा रहा था। प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि हम उस समय पुराने ग्रामीण क्षेत्र में हैं जहाँ के हम निवासी थे, ऐसा हमारे पड़ोसी में से कुछ लोग कहते हैं। जब तक घोड़े ने दौड़ना चाहा, हमने उसे दौड़ने दिया। अंत में मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा कि चलो नीचे उतरो, मैं अब अकेले सवारी करना चाहता हूँ। तब मैंने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे अकेले सवारी करने दोगे? मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा, ये घोड़े के ऊपर है भाई, देखो अभी तुम फिलहाल नीचे उतरो, घोड़ा मुझे सवारी करने देगा। मैंने कहा कि ठीक है, तुम बड़े हो भाई, मैं तो 9 साल का हूँ, तुम 13 साल के हो, ठीक है, घोड़ा तुम्हें सवारी करने देगा, पर वो मुझे भी करने देगा। उसने कहा हम देखेंगे, चलो बाद में, ये मत भूलो कि मैं घोड़े को साधना जानता हूँ। तो मुराद कह रहा है कि भाई मैं घोड़े को चलाना जानता हूँ, मैं अच्छे से जानता हूँ कि घोड़ा क्या चाहता है। मैंने कहा चलो ठीक है, यदि तुम घोड़े के साथ व्यवहार करना जानते हो तो भाई मैं भी जानता हूँ। उसने कहा तुम्हारी सुरक्षा के लिए आओ, हम ऐसी आशा करते हैं, चलो अभी तुम नीचे उतरो। मैंने कहा चलो ठीक है, पर याद रखो तुम मुझे अकेले सवारी करने की कोशिश करने दोगे, चाहे मैं सवारी कर पाऊँ या फिर मैं ना कर पाऊँ।
तो मैं नीचे उतर गया भैया, मैं नीचे उतर गया और मेरे चचेरे भाई मुराद ने घोड़े को एड़ लगाई, मतलब कि एड़ी से उसके पेट में मारा और चिल्लाया कि वजीर दौड़ो। तो घोड़े का नाम वजीर रख रखा था कि दौड़ो। घोड़ा अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया, ठीक, नाक से जोर की आवाज़ की और बहुत तेज़ी से वो दौड़ना शुरू किया। ऐसा सुंदर दृश्य मैंने कभी नहीं देखा था। और हम कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा दृश्य मुझे उस समय देखने को मिला। अब देखिए आगे क्या हुआ कि भाई मेरा चचेरा भाई घोड़े को सूखे घास के मैदान के पार दौड़ाकर पानी की नाली पर ले गया। उसने घोड़े पर बैठे हुए पानी की नाली पार की और 5 मिनट बाद लौट कर आया। पसीने की बूंदें गिर रही थीं, सूर्य उदय होने वाला था। मैंने कहा देखो अब सवारी करने की भैया मेरी बारी है। मेरा चचेरा भाई मुराद घोड़े से नीचे उतर गया। उसने कहा चढ़ो। मैं उछल कर घोड़े की पीठ पर बैठ गया और एक ही क्षण में मुझे विस्मयकारी भय का आभास हो गया। मतलब मैं डरने लगा। फर्स्ट टाइम था भाई, जिसकी कल्पना की जा सकती थी। घोड़ा हिला तक नहीं। मेरी हालत और पतली हो गई भैया। फिर क्या हुआ, मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा कि मांसपेशियों में लात मारो, मतलब घोड़े को पैर मारो। तुम किस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे हो? हमें इसको लोगों के उठने से पहले वापस ले जाना है। अब देखिए ये दूसरा संकेत मुराद के मुंह से ही निकल गया कि उसने घोड़ा चुराया। उसने कहा बोला कि हमें इसे लोगों के उठने से पहले वापस ले जाना है, मतलब मामला कुछ गड़बड़ है। मैंने घोड़े की मांसपेशियों में एड़ लगाई। घोड़ा एक बार पुनः पिछली टांगों पर खड़ा हो गया और नाक के जोर से आवाज़ करी। तब उसने दौड़ना शुरू कर दिया। मैं नहीं जानता था कि मैं क्या करूं। बजाय इसके कि घोड़ा मैदान के पार दौड़ाकर सिंचाई की नालियों पर जाता, वो डिकरन हेल्वेनियन और वाइन यार्ड की सड़क के नीचे की ओर दौड़ा और वो वहाँ अंगूर की बेलों के ऊपर उछलने लगा। मेरे नीचे गिरने से पहले घोड़ा 7 अंगूर की बेलों के ऊपर से उछला और तब वो लगातार दौड़ता रहा। मतलब घोड़े मेरे कंट्रोल में नहीं रहा भैया, वो अपने मर्जी से दौड़ता रहा और मेरी हालत पस्त हो गई। मेरा चचेरा भाई मुराद दौड़ता हुआ नीचे सड़क पर आया। वो चिल्लाया कि देखो मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है कि तुम्हारी चोट लगी है नहीं लगी, हमें वो घोड़ा पकड़ना ही होगा। तुम इस ओर से जाओ और मैं उस ओर से जाता हूँ। यदि तुम उसको पकड़ लो तो तुम दयालु बनो, फटाफट उसे यहाँ लेके आओ, मैं भी पास में पहुँच जाऊँगा। अब घोड़ा देखिए क्या हो गया है कि अरम को गिरा के कहीं चला गया है, लेकिन इन दोनों को चिंता है कि भैया किसी तरह से घोड़े को वापस लेके आना ही होगा। घोड़े को ढूंढने में आधा घंटा लगा और उसको वापस लाए। उसने कहा बिल्कुल ठीक, कूदते रहो, अब सारी दुनिया जाग गई है, अब हम क्या करेंगे? उसने कहा अच्छा तो ये हम उसे वापस ले जाएं या कल सुबह तक छिपाएं? वो चिंतित प्रतीत हो रहा था। ये मुराद के बारे में बातें कही जा रही हैं कि मुराद चिंतित हो रहा था और जान गया कि वो घोड़े को छिपाएगा। यानी कि मुझे समझ में आ गया कि वो घोड़े को कहीं छिपाना चाहता है, मतलब उसने घोड़ा चुराया है और उसे वापस नहीं ले जाएगा। किसी भी कीमत पर वो उसको एक क्षण के लिए वापस नहीं ले जाएगा। मैंने कहा देखो हम उसको कहाँ छिपाएंगे? उसने कहा मैं एक जगह जानता हूँ। मैंने कहा कितने दिन पहले तुमने इस घोड़े को चुराया है? तो बात अब धीरे धीरे खुल रही है। मेरे मस्तिष्क में अचानक ये बात आई कि वो कुछ समय से इन दिनों जल्दी सवेरे घुड़सवारी करता रहा है और वो केवल आज सुबह मेरे पास आया है क्योंकि वो जानता था कि मुझे भी घुड़सवारी करने की कितनी चाह है। तो यहाँ हम देखते हैं कि अरम को ये डाउट क्लियर होने लगा कि भैया ये मुराद तो घोड़ा आराम से चला रहा था, ठीक, लेकिन मैं जब घोड़े पर बैठा तो घोड़ा कंट्रोल में ही नहीं आया। मतलब मुराद को घोड़ा चलाना आ गया है। इसका मतलब मुराद कई दिन से घोड़े पर घोड़सवारी करने की प्रैक्टिस कर रहा है, जबकि उसने मुझे केवल आज ही बुलाया है। फिर क्या हुआ देखिए, फिर हम आगे देखते हैं कि उसने कहा चलो, उसने आगे कहा कि भाई ये थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। उसने कहा कि आज सुबह से पहले नहीं, मतलब जैसे ही अरम ने उससे पूछा कि भाई तुमने इस घोड़े को कितने दिन पहले चुराया है, तो उसने कहा कि मैंने आज ही मैं इसके साथ आया हूँ। मैंने कहा क्या तुम सच कह रहे हो? उसने कहा वास्तव में नहीं। यानी बात खुल गई पूरी तरह से कि हाँ भाई घोड़े को हमने कहीं से चुराया है, पर यदि हम पकड़े गए जैसा तुम कह रहे हो, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे बन जाएं। तुम इतना जानते हो कि हमने आज सुबह से घुड़सवारी शुरू की है। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, तुम जैसा कहते हो मैं वैसा मान लूँगा कि हमने आज सुबह से घुड़सवारी शुरू की है। मैं नहीं कह रहा कि तुमने घोड़ा पहले से कहीं से चुराया है। अब हम आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं कि वो घोड़े को चुपचाप एक उजड़े हुए वाइन यार्ड की पशुशाला तक ले गया और एक समय फैट वाजियान नामक किसान का ये कोई गर्व रहा था। मतलब कोई एक जगह थी जिसका नाम क्या है, वाइन यार्ड की पशुशाला। वाइन यार्ड की पशुशाला है भाई, मतलब वहाँ पे पशु पाले जाते थे। और एक समय फैट वाजियान नामक किसान का ये गर्व रहा था। मतलब कभी कोई ये फैट वाजियान नाम का किसान उस जगह रहता था, मगर अब वो जगह खाली पड़ी थी। तो पशुशाला में कुछ जई और रिजका था, मतलब कुछ घास फूस वगैरह मौजूद थी, वो हम देख रहे हैं। तो हम घर की ओर चले। उसने कहा घोड़े को साधना इतना सरल नहीं है। शुरू में उसने मनमाने ढंग से
दौड़ना चाहा, पर जैसा मैंने तुम्हें बताया कि मैं घोड़े को साधना जानता हूँ, मैं घोड़े से कुछ भी करा सकता हूँ। मुराद कह रहा है कि भाई देखो, उसने तुम्हें तो घोड़े से नीचे गिरा दिया, दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं घोड़े को ले जाते हुए, लेकिन देखो मैं उसको जानता हूँ कि कैसे चलाते हैं, घोड़े मुझे समझते हैं। मैंने कहा तुम ये कैसे करते हो? उसने कहा मैं घोड़े को समझता हूँ। मैंने कहा हाँ, पर वो समझदारी किस प्रकार की है? उसने कहा वो एक साधारण और ईमानदार समझ है। मैंने कहा अच्छा, मेरी इच्छा है कि मैं भी घोड़े के साथ उस समझदारी पर पहुंच सकूं। अच्छा, उसने कहा तुम अभी छोटे हो, ठीक है, कि भैया तुम अभी छोटे हो, जब तुम 13 वर्ष के हो जाओगे, तो यहाँ हमें पता चलता है कि मुराद खुद 13 वर्ष का है, तो इसलिए वो अपनी उम्र का हवाला दे रहा है और उससे कह रहा है आराम से कि जब तुम 13 वर्ष के हो जाओगे तुम इसको करना जान जाओगे। सीधे सीधे वो ये कह रहा है कि भैया मैं तुमसे बड़ा हूँ और मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से जानता हूँ। फिर आगे क्या हुआ कि मैं घर गया और मन भर के मैंने नाश्ता, क्योंकि आज एक बढ़िया दिन था, वही एक बढ़िया सुबह थी, ठीक, कितने दिनों से घुड़सवारी करने की इच्छा थी, आज वो इच्छा पूरी भी हो गई। तो मैंने पेट भर के नाश्ता किया। उसी दिन क्या हुआ जिस दिन ये घटना घट रही है, तीसरे पहर क्या हुआ, यानी लगभग दोपहर के समय मेरे चाचा खुसरो कॉफ़ी और सिगरेट के लिए हमारे घर आए हुए थे। वे बैठक में बैठ गए, कॉफ़ी पीने लगे और धूम्रपान करने लगे तथा पुराने गांव को याद करने लगे। तब दूसरा आगंतुक वहां आया। वो जॉन बायरो नाम का एक किसान था। वो एसीरिया का रहने वाला था। एक किसान इनके घर आया है, किसके? अरम के घर, जिसका नाम है जॉन बायरो, और वो एसीरिया का रहने वाला था। सूनेपन के कारण उसने अर्मेनियन भाषा बोलना सीख लिया था। वो रहने वाला तो कहीं और का था, एसीरियन का, लेकिन अर्मेनियन भाषा वो बोलता था। क्यों? क्योंकि अब वो अकेला था, तो उसने सोचा जब मैं जिन लोगों के साथ रहता हूँ, ये अरम और मुराद के परिवार को जानने वाला व्यक्ति है, मतलब जान पहचान है, दोस्ती वगैरह है। मेरी माँ उस अकेले आगंतुक के लिए कॉफ़ी और तंबाकू लेकर आई। उसने तंबाकू को सिगरेट का रूप दिया, वो कॉफ़ी पीने लगा, धूम्रपान भी करने लगा। तब अंत में दुख के साथ आह भरते हुए उसने कहा कि मेरा सफ़ेद घोड़ा जो पिछले महीने चुरा लिया गया, अब यहाँ पता चलता है कि भैया इस व्यक्ति का वो घोड़ा है, ये जॉन बायरो का घोड़ा है, जिसे मुराद ने कब चुराया है? पिछले महीने, क्योंकि जॉन बायरो खुद कह रहा है चुरा लिया था, अब तक नहीं मिला। मेरी समझ में ये बात नहीं आई। मेरे चाचा खुसरो बहुत चिड़चिड़े थे। अब हम समझ रहे हैं कि चाचा खुसरो क्या बोलने वाले होंगे। देखिए, वो कह रहे हैं ये कोई हानि नहीं है। अरे घोड़े की भी हानि कोई हानि है क्या? हम सब ने अपनी मातृभूमि को नहीं खो दिया, मतलब जहाँ पे हम लोग पैदा हुए, लेकिन देखो हम खाना बदोशों की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो क्या हमने उस चीज़ को नहीं खो दिया? उसको हानि नहीं मानते हो आप? ये घोड़े के ऊपर क्या रुदन है, क्या रोना धोना है तुम्हारा? जॉन बायरो ने कहा आप नगर के निवासी हैं सर, आपके लिए ये सब ठीक हो सकता है, पर मेरी घोड़ा गाड़ी का क्या होगा? बिना घोड़े के घोड़ा गाड़ी किस काम की है? मेरे चाचा खुसरो फिर जोर से दहाड़े और उन्होंने कहा देखो इस ओर ध्यान मत दो। जॉन बायरो ने कहा मैं 10 मील चलकर यहाँ आया हूँ पैदल आपसे मदद मांगने के लिए कि आप मेरी मदद करें किसी तरह से मेरे घोड़े को ढूंढने में। मेरे चाचा खुसरो फिर चिल्लाए, अरे भाई तुम्हारे टांगे हैं क्या हैं जो तुम इतनी दूर चल के पैदल ही आ गए? किसान ने कहा कि मेरी बाईं टांग में पीड़ा हो गई है, मतलब कि मेरे लेफ्ट पैर में दर्द हो रहा है। मेरे चाचा खुसरो फिर दहाड़े, अरे इस ओर ध्यान मत दो भैया, ये कोई हानि है, कोई नुकसान थोड़ी हो गया। किसान ने कहा मैंने घोड़ा $60 का लिया था, आपको मालूम है कि मैंने? अरे एक तो भाई जॉन बायरो अपना दुख बताने के लिए वहाँ गए, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि चाचा खुसरो जो हैं वो अपनी ही धुन लगा रहे हैं, किसी के दर्द समझ ही नहीं रहे हैं। ठीक, तो वो कह रहे हैं कि भैया मैंने $60 का इस घोड़ा खरीदा था। मेरे चाचा खुसरो ने कहा मैं पैसे के ऊपर थूकता हूँ, पैसा भी कोई चीज़ है। किसान खड़ा हो गया और वो नाराज़ होकर मकान से बाहर गया और पर्दे वाले दरवाजे को उसने धड़ाम से मारा। अब भाई मेहमान आएगा, आप उसके साथ ऐसा बिहेव करेंगे तो वो गुस्सा होकर जाएगा ही। मेरी माँ ने समझाया, माँ ने कहा कि उसका हृदय कोमल है, मतलब वो इंसान बहुत अच्छा है। ये साधारण बात है कि वो इतने बड़े आकार का आदमी होते हुए भी उसे घर की याद सताती है। ठीक, तो यहाँ हम देखते हैं कि वो चाचा खुसरो के बारे में उनकी मम्मी बोल रही हैं अरम की कि भाई ठीक है, वो बेचारे भले ही इतने बड़े हो गए हैं मगर अभी भी उनको अपने घर की याद आती है। तो घर का खोना उनके लिए सबसे बड़ी बात है, बाकी दुनिया में कुछ भी नुकसान होता रहे कोई दिक्कत नहीं। तो किसान चला गया और मैं तुरंत, अब देखिए अरम को सब कुछ समझ में आ गया है कि भैया पिछले महीने घोड़ा चुराया, मतलब 1 महीने से मुराद घुड़सवारी कर रहा है और मुझे आज बुलाने के लिए आया था, और इस आदमी का वो घोड़ा है जॉन बायरो का, और ये अगर वापस मांगने आया है तो मैं तो घुड़सवारी सीखे बिना इसे घोड़ा देने नहीं दूंगा मुराद को। तो किसान चला गया, मैं दौड़कर अपने चचेरे भाई मुराद के घर पहुंच गया। वो एक आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वो रोबिन के पक्षी होता है, रोबिन के बच्चे के आहत पाँव की मरम्मत करने का प्रयत्न कर रहा था, जो उड़ नहीं सक रहा था। वो पक्षी से बात कर रहा था। तो ये वो सिचुएशन है कि भाई
अब मुराद जो है बैठा हुआ इस तरह की सिचुएशन में था, वो एक पक्षी को ठीक कर रहा था, कोई पक्षी उड़ नहीं पा रहा था, तो मैं दौड़कर उसके घर गया और पहुंचने के बाद मैंने उससे क्या कहा, देखिए। उसने पूछा कि भाई क्या बात है। मैंने कहा कि वो किसान जॉन बायरो है, समझे, वो हमारे घर आया था, वो अपना घोड़ा वापस चाहता है। तुम्हारे पास घोड़ा 1 माह से है, 1 महीने से तुम्हारे घोड़े चला रहे हो, और मैं तुमसे वादा कराना चाहता हूँ कि जब तक मैं घुड़सवारी न सीख लूँ उसको वापस न करना। तो यहाँ हमें पता चलता है कि भैया अरम उस चाहता है कि मुराद अब घोड़ा वापस ना करे जब तक मैं घुड़सवारी न सीख जाऊँ। छोटे बच्चे हैं ना सर। तो मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा तुम्हें घुड़सवारी सीखने के लिए 1 वर्ष लग जाएगा। मैंने कहा कि मैं घोड़े को 1 वर्ष रख सकता हूँ, किसान को परेशान होने दो, पर हम घोड़ा वापस नहीं करेंगे। मेरा चचेरा भाई मुराद कूदकर पैरों पर खड़ा हो गया। वो दहाड़ा, क्या तुम फालतू की बकवास कर रहे हो? क्या तुम गैरोलिनियन परिवार के एक सदस्य को चोरी करने के लिए आमंत्रित कर रहे हो? घोड़े को उसके सच्चे मालिक के पास अवश्य जाना चाहिए। अब भैया मुराद को तो घोड़ा चलाना आ गया, ठीक, वो थोड़ी चाहता है कि भैया आराम को आए। ठीक है, 1 आध दिन उसको भी घुड़सवारी करा दी। अब बात खुल गई तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा, तो किस तरह से घोड़े को वापस का। मैंने कहा पर फिर भी कब? उसने कहा अधिकतम 6 महीने। तो आराम किसी तरह से मुराद को मना लेता है। मुराद कहता है कि देखो कम से कम 6 महीने तक तुम्हें सीखने में लग जाएंगे, ठीक है, और फिर तब तक हमें घोड़े को रखना पड़ेगा। उसने पक्षी को हवा में उछाला, जिस पक्षी की वो मरम्मत कर रहा था। पक्षी ने भारी प्रयास किया और वो लगभग दोबारा गिरा, पर अंत में वो किस तरह से उड़ गया, ऊंचाई पर उड़ा और सीधा उड़ गया। जल्दी सवेरे 2 सप्ताह तक यानी अगले 15 दिनों तक मेरा चचेरा भाई मुराद और मैं वाइन यार्ड की उजाड़ पशुशाला से, जहाँ हमने उसको छुपा रखा था, बाहर निकालते और सवारी करते थे। और जब मेरी बारी अकेले चढ़ने की आती थी घोड़े के ऊपर, तो वो प्रत्येक सुबह मुझे अंगूरों की बेलों के ऊपर छोटे पेड़ों पर छलांग लगाता घोड़ा और मुझे वहाँ नीचे फेंक देता था और घोड़ा भाग जाता था। फिर भी मुझे आशा थी कि समय के भीतर मतलब धीरे धीरे मैं अपने चचेरे भाई मुराद की तरह घुड़सवारी करना सीख जाऊंगा। एक दिन सुबह क्या हुआ, देखिए, एक दिन मामला ख़राब हो गया। 15 दिन तक तो ये घोड़े से घुड़सवारी सीखते रहे। 1 महीना पहले चुराया था, 15 दिन, ये तो लगभग 1.5 महीना हो गया। एक दिन सुबह जब हम फैटबाजी यानी कि उजाड़ वाइन यार्ड की ओर जा रहे थे, मतलब घोड़े को हम छिपाने जा रहे थे, हमें किसान जॉन बायरो रास्ते में मिल गया सर, जो कस्बे में जा रहा था। मेरा चचेरा भाई मुराद बोला मुझे बात करने दो, देखो ये वो आदमी है जिसका घोड़ा है, तो तुम चुप रहना आराम, देखो मैं किसानों से व्यवहार करना जानता हूँ। यहाँ फिर हम देखते हैं कि मुराद अरम को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भैया मैं बड़ा हूँ, मुझे बात करने दो। मेरे चचेरे भाई मुराद ने किसान से कहा नमस्कार जॉन बायरो। किसान ने उत्सुकता से घोड़े का अध्ययन किया, घोड़े को देखा। अब देखिए उसी का घोड़ा है सर वो, लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि वो जॉन बायरो जो है ना सर, वो अपने घोड़े को पहचानने के बावजूद भी इन लड़कों को चोर नहीं समझता है। ये यहाँ पर बात बड़ी अच्छी है जो हमको समझनी है सर, ध्यान से देखिए। उसने घोड़े का अध्ययन किया और उसने कहा कि मेरे मित्रों के पुत्र नमस्कार, तुम्हारे घोड़े का आखिर नाम क्या है? तो मेरे चचेरे मुराद ने अर्मेनियन भाषा में उत्तर दिया कि भाई मेरा दिल यानी माई हार्ट हमने उसका नाम रखा है। जॉन बायरो ने कहा सुंदर घोड़े के लिए सुंदर नाम रखा है। मैं शपथ कसम खाकर कह सकता हूँ कि यदि ये वही घोड़ा है जो कई हफ्ते पहले मेरे घर से चुरा लिया गया था, क्या मैं उसके मुँह में दांत देख सकता हूँ? अब देखिए अरम की हालत ख़राब हो रही है कि हम पे चोरी का इल्ज़ाम लगेगा। मुराद ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, आप घोड़े के मुंह में झांक सकते हैं। किसान ने घोड़े के मुंह में उसके दांत देखे और उसने कहा कि जैसे को तैसा, मतलब बिल्कुल वैसे का वैसा। मैं शपथ खाकर कह सकता हूँ कि ये मेरा घोड़ा है, यदि मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता। देखिए यहाँ हमें पता चलता है कि आपके परिवार यानी परिवार की जो जड़ होती है ना सर, जो बैकग्राउंड होता है वो कितना मायने रखता है। तो देखिए चुराया इन दोनों नहीं है, ठीक, और मुराद ने घोड़े को चुराया है, लेकिन जॉन बायरो ने पहचानने के बावजूद भी उन लड़कों को चोर नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो उनके परिवार वालों को जानता है और वो जानता है जॉन बायरो कि यार मेरी आंखें धोखा खा रही हैं, ये शायद मेरे घोड़े का डुप्लीकेट है। क्योंकि ये जिस परिवार से लोग आ रहे हैं, 1100 सालों से लोग ये ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, ये घोड़ा नहीं चुरा सकते, शायद मैं ही कहीं धोखा खा रहा हूँ। ठीक, यहाँ हम देखते हैं कि देखिए जॉन बायरो किस तरह का बर्ताव करता है। आगे पढ़ते हैं कि जैसे को तैसा, मैं तुम्हारे परिवार की ईमानदारी के लिए ख्याति को भली भांति जानता हूँ, ये भी कि ये घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़वा भाई है। ठीक है, एक संदिग्ध व्यक्ति अपने हृदय के बजाय अपनी आंखों पर विश्वास करता है। मेरे युवा मित्रों नमस्कार। जॉन बायरो नमस्कार करता है और वहाँ से चला जाता है। तो हम पाते हैं कि भैया जॉन बायरो ने घोड़ा पहचानने के बावजूद भी घोड़ा नहीं पहचाना। फिर क्या हुआ देखिए, फिर हम कह रहे हैं मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा जॉन बायरो नमस्कार। अगले दिन जल्दी सवेरे हम घोड़े को जॉन बायरो के वाइन यार्ड में ले गए और उसको उसकी पशुशाला में हमने बांध दिया। भैया अब इन लड़कों को देखिए, मतलब खुद पे थोड़ी शर्म आने लगी कि यार हम ये क्या कर रहे हैं।
तो हमसे यहाँ कहा जा रहा है कि मेरे चचेरे भाई मुराद ने जॉन बायरो को नमस्कार किया। अगले दिन जल्दी सवेरे हम घोड़े को जॉन बायरो के वाइनयार्ड में ले गए और उसको उसकी पशुशाला में बांध दिया। कुत्तों ने हमारा पीछा किया पर वे भौंके नहीं। ठीक, मैंने अपने चचेरे भाई मुराद के कानों में कहा कि कुत्ते मेरे विचार से वे भौंकेंगे। उसने कहा वे किसी और को भौंक सकते हैं, मैं कुत्तों को साधना जानता हूँ। तो बार बार हम देख रहे हैं कि हर बार मुराद ये जताने की कोशिश कर रहा है कि भैया अरे मैं तुमसे बड़ा हूँ, मुझको हर किसी से बात करनी आती है, व्यक्ति से, जानवरों से, सबसे, तुम ये नहीं कर सकते। मेरे चचेरे भाई मुराद ने घोड़े के गले के चारों ओर अपनी बाँह डाली, क्योंकि उससे एक तरह से लगाव हो गया था ना सर, इतने दिनों तक घोड़े को आप साधते हैं तो लगाव हो जाता है। अपनी नाक को घोड़े की नाक से दबाया, उसको थपथपाया और तब हम वहाँ से चले गए। तो हम लास्ट में देखते हैं कि वो उनको शर्म आ जाती है कि यार हमने उस व्यक्ति का घोड़ा चुरा लिया, देखिए, और वो व्यक्ति पहचानने के बावजूद भी उसने हमारी ईमानदारी को तवज्जो दी, ना कि हमारी चोरी को। तो इनको तरस आ जाता है, इनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और ये घोड़ा जॉन बायरो का वापस कर देते हैं। अब देखिए फिर से वही घटना घटती है कि चाचा खुसरो वाली घटना घटेगी। अब घोड़ा तो उसको मिल गया वापस जॉन बायरो को। अब वो घोड़ा गाड़ी लेके वहाँ पहुँच जाता है। अब बताता है खुसरो को जाके कि भैया मेरा घोड़ा मिल गया। चाचा खुसरो फिर कहते हैं भैया इस पे ध्यान मत दो। देखिए तीसरे पहर जॉन बायरो फिर अपनी घोड़ा गाड़ी से हमारे मकान पर आया। मेरी माँ को वो घोड़ा दिखाया जिसको चुरा लिया गया था और वापस कर दिया गया था। उसने कहा मैं नहीं जानता कि मैं क्या सोचूं, घोड़ा पहले से अधिक ताकतवर है, स्वभाव से भी बेहतर हो गया है, मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मेरे चाचा खुसरो जो बैठक में बैठे थे चिड़चिड़े हो गए और चिल्लाए, अरे भले मानुष अब चुप हो जाओ, तुम्हारा घोड़ा तुम्हें वापस मिल गया ना, अब इस ओर ध्यान मत दो। तो यहाँ इस सेंटेंस के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। बड़ी खूबसूरत और बड़ी सुंदर सी कहानी थी, मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आज की वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं फिर से किसी नई वीडियो में। तब तक सभी को नमस्ते, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।